Assalamualaikum. We are going to start the general pharmacology from the CATSM. And first of all, we will discuss the definition of pharmacology, which is the basically the knowledge concerned with the action of chemicals on the biological system. अब मेडिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, जो कि कंसर्न हो विद द यूज़ ऑफ द केमिकल्स इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, स्पेशली इन ह्यूमंस. अब नेचर बेसिकली ना फार्मा में हम ड्रग्स को देखेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे, उनकी टॉक्सिसिटीज़ को देखेंगे बेसिकली ना. तो नेचर ऑफ ड्रग्स दो तरह की होती है, एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स जो होती है ना, वो बेसिक एक्शन ऑफ ड्रग होता है ऑन बॉडी, और जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है वो एक्शन ऑफ बॉडी होता है ऑन द ड्रग. अब एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी किस तरह होगा, पहले ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद कॉम्प्लेक्स ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर वो सिग्नल्स इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. तो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर रिसेप्टर साइड्स पे आ सकती हैं और इनर्ट बाइंडिंग साइड्स पे आ सकती हैं. और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर मूवमेंट ऑफ ड्रग्स भी देखेंगे. और एडम निमोनिक्स है बेसिकली ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन. एब्जॉर्प्शन ड्रग्स की किस तरह हो सकती है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन जीआईटी के थ्रू भी होगी, जहाँ लार्ज सरफेस एरिया होगा वहाँ ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी, जहाँ ग्रेटर ब्लड सप्लाई होगी वहाँ पे ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी. और डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग्स आ जाती हैं फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस और द इंट्रासेलुलर स्पेसेस. तो बेसिकली उसके बारे में. और मेटाबॉलिज्म ये है कि बेसिकली जब ड्रग बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी उसे मेटाबलाइज कर देते हैं इनटू द एक्टिव और इनएक्टिव प्रोडक्ट्स. बेसिकली ये किडनी के अंदर भी हो सकते हैं, लीवर के अंदर भी. एलिमिनेशन जो होता है ना, एलिमिनेशन वो वेस्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है और ना बेसिकली ना उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिर बॉडी अपने एक्सक्यूट आउट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा, यूरिन इटिस. और फिर आगे हम देख लेते हैं बेसिकली ड्रग है क्या. कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम पे एक्ट करे और क्या करे, अपना कोई फंक्शन दिखाए, रिस्पॉन्स दिखाए, इसे हम ड्रग कहेंगे. अब रिसेप्टर्स क्या है, ऐसे रिसेप्टर्स जो है मोलिकुलर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी हैं जहाँ पे जाके ड्रग बाइंड करती है और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ क्या है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द टिश्यूज, इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज़. अब एलिमिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम दी बॉडी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब बेसिकली परमिएशन क्या होती है, परमिएशन ये होती है कि टिश्यूज़ के अंदर ड्रग डिफ्यूज़ किस तरह होती है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. और जो है फार्माकोडायनेमिक्स, ये एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी हो गया, इनमें रिसेप्टर इंट्रैक्शन भी आती है, डोज रिस्पॉन्स फिनोमेना भी आ जाता है. फार्माकोकाइनेटिक्स जो थी वो एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स था. बेसिकली इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन डिस्कस करते हैं. ट्रांसपोर्टर ऐसे स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ना ड्रग को कैरी करते हैं और ना बेसिकली ना ट्रांसमिटर्स को कैरी करते हैं. इनमें सोडियम, पोटाशियम, एटीपीएस पंप एग्जांपल के तौर पे आ जाती है. म्यूटाजेनिक क्या होता है, म्यूटाजेनिक ऐसा एजेंट होता है जो म्यूटेशन कॉज करता है. जैसे कि ना अब ना डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन होनी है, ये उसमें आ गया. और कार्सिनोजेनिक जो होते हैं ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं. और टेराटोजेनिक जो होते हैं ये भी कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब कि यूट्रस के अंदर जब बेबी डेवलप कर रहा होता है तब उसके अंदर जो म्यूटेशन होती हैं कराते हैं वो टेराटोजेनिक होती है. और फिर आता है प्लेसिबो. प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो बेसिकली ना डमी है. अब इसे हमने डमी क्यों कहा, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ मेडिकेशन है. कुछ पेशेंट्स होते हैं वो साइकोलॉजिकली ना वो आते हैं कि उनको जब वो हमसे अपनी हिस्ट्री देते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, उनके अंदर ना बेसिकली उस वक्त साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उस वक्त, या फिर वो कोई उनको वो फील कर देते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. लेकिन हमने ऐसे फिर इसके बाद इसलिए ना हम उनको ना एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि शुगर बेस्ड होती है, यानी उनका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे, बट वो पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए होता है. तो उसे हम प्लेसेबो या फिर डमी ड्रग्स कहते हैं. फिर होती है सिंगल बाइंडिंग स्टडी और सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी. सिंगल ब्लाइंड स्टडी ये होता है कि बेसिकली अब हम देखते हैं कि थ्री स्टेप्स हैं, जिसमें ना पहला है डॉक्टर, दूसरा है पेशेंट, तीसरा है कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि मेडिसिन बना रही है. अब सिंगल ब्लाइंड स्टडी के अंदर ये होता है कि पेशेंट ब्लाइंड है, उसे नहीं पता कि ड्रग ने क्या अफेक्ट करना है, डॉक्टर को भी पता है और फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी पता है. और डबल ब्लाइंड स्टडी में ये होता है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता और पेशेंट को भी नहीं पता होता, सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी को पता होता है कि ड्रग ने क्या करना है. ठीक हो गया, बस इसमें से यही करना है. ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो किसी रेयर डिजीज़ के लिए करते हैं, रेयर डिजीज़ के लिए दी जाती है. मतलब कि वो ड्रग्स जो डेवलप की जाएँ प्रोटेक्ट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर, मतलब कि ना कोई रेयर डिजीज़, जैसे कि ना अब इसको हम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे पोलियो जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है. तो
तो इसलिए सिर्फ अब ये रेयर हो चुका है बाकी कंट्रीज़ में, तो इसलिए ना इसी ये अब ऑर्फन ड्रग्स के एग्जांपल के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। अब देखिए एगोनिस्ट क्या होता है, इस डायग्राम में देखिए एगोनिस्ट वो होता है जो कि रिसेप्टर साइड पे ऐसा मोलिकुलर सब्सटेंस जो रिसेप्टर साइड पे बाइंड करे और एक्टिविटी को इन्हांस कर दे, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट ऐसा होता है जो कि ना रिसेप्टर साइड पे बाइंड कर देता है और क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। अब हम बेसिकली इसमें मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी देख सकते हैं, तो इसमें बेसिकली ना इसमें फिक्स लॉ, अब फिक्स लॉ क्या है, फिक्स लॉ ऑफ डिफियन कहता है कि जो रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना ड्रग का बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमेबिलिटी के, मतलब कि मेम्ब्रेन कितनी थिक है कितनी थिन है इस पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर डिपेंड करता है। अगर मेम्ब्रेन जो थिन है तो ड्रग जल्दी जाएगी ना, डिफ्यूज़ होगी बॉडी के अंदर, और अगर मेम्ब्रेन थिक है तो ड्रग टाइम लेगी। इसी तरह सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफियन, रेट ऑफ ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही जो है रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बेसिकली वही सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। अच्छा, अब ये टेबल 2.1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। ये ऐसे क्यों आता है कि बेसिकली ना कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन से होते हैं, टॉपिकल होते हैं, नॉन टॉपिकल होते हैं। जो टॉपिकल होते हैं ना उसमें ना बेसिकली इसके पहले होते हैं कि जो इसमें आ सकता है ओरल रूट। ओरल रूट जो है ये एंट्रल पाथवे में आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें ना फर्स्ट पास इफेक्ट होता है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। फिर होता है बक्कल और सबलिंगुअल रूट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है। बेसिकली ना इन हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए हम स्पेसिफिक टैबलेट्स होती हैं जो कि हम उनकी टंग के नीचे रखते हैं ताकि उनका जो बीपी है वो जल्दी रिड्यूस हो जाए, और क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वहाँ ज़्यादा है, वहाँ उसका बाईपास इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंट्रावीनस जो है इसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है क्योंकि डायरेक्टली जो ड्रग है वो डिफ्यूज़ हो रही होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और जो है इंट्रामस्कुलर ये भी फास्टर होती है। फिर होती है सबक्यूटेनियस, ये स्लोअर एब्जॉर्प्शन है। और ना बेसिकली ना वो पेशेंट्स जो पैचेस लगाते वक्त जिनको इरिटेशन होती है उनमें ये एक्नी और एलर्जी करा सकती है। फिर होता है रेक्टल पाथवे, ये